बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोस्टैटिस्टिक के क्रैश कोर्स में हम आज अपने यूनिट 6 यानी टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे कि ये एरर के टाइप्स क्या होते हैं और पावर क्या होती है बायोस्टैटिस्टिक्स में। तो ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा जी, हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कुछ एरर्स भी हो सकते हैं और वो एरर्स हमारे पास दो टाइप के हैं। एक को हम टाइप 1 एरर कहते हैं और दूसरे को हम टाइप 2 एरर कहते हैं। जो टाइप 1 एरर है वो बुनियादी तौर पे रिजेक्टिंग एरर उसको कहते हैं कि और या उसको अल्फ़ा एरर भी कहते हैं, जबकि टाइप 2 एरर जो है उसको नॉन रिजेक्टिंग एरर कहते हैं या उसको बीटा एरर भी कहते हैं। अब ये बहुत इजी है कि अगर आप इसको टाइप 1 इज़ अ रिजेक्टिंग एरर और टाइप 2 इज़ नॉन रिजेक्टिंग एरर इस तरह याद कर लें। अब एक्सप्लेनेशन में आगे दूंगा स्लाइड में, लेकिन अगर आप इसको इस तरह याद कर लेंगे या अल्फ़ा और बीटा के नाम से, तो भी आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब टाइप 1 एरर जो है वो फॉल्स पॉजिटिव को कहते हैं, कि मतलब ये है कि हमने इनकरेक्टली नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया इन फेवर ऑफ द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हमें रिजेक्ट जो है वो नहीं करना चाहिए था और हमने गलती से उसको रिजेक्ट कर दिया, तो हमने जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस को पॉजिटिव कर दिया। मतलब ये है कि उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया जबकि वो असल में फॉल्स था। ठीक है, सो इट इज़ द डिसीजन दैट वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और एच नॉट इन फेवर ऑफ द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। या इस तरह जो लिखा है कि एक्चुअली एच नॉट को हमने रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन रियलिटी में ये जो नल हाइपोथेसिस था या एच नॉट जो था ये ट्रू था। इसको हम टाइप 1 एरर कहते हैं। जहाँ तक टाइप 2 एरर की बात है, जिस तरह इधर लिखा है कि नॉन रिजेक्शन एरर, कि हम जब ऐसा डिसीजन लेते हैं जहाँ पे हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करते, जबकि इन रियलिटी हमें एच नॉट को रिजेक्ट करना चाहिए था क्योंकि वो फॉल्स था। सो अ टाइप 2 एरर इज अपोजिट ऑफ टाइप 1 एरर एंड इट इज़ अ फॉल्स एक्सेप्टेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस, कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ना करें, फेल टू रिजेक्ट करें, हालांकि ये रिजेक्ट करना चाहिए था तो हमने गलती कर ली। सो इसीलिए इसको फिर नॉन रिजेक्टिंग एरर, बीटा एरर या टाइप 2 एरर भी कहा जाता है। यहाँ एक एग्जांपल दी गई है कि एक इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रिपोर्ट करती है कि पाकिस्तानी मोटर बाइक्स की एनुअल मेंटेनेंस पे जो है वो करंटली जो कॉस्ट आती है वो है 3675 रुपीज़। एक रैंडम सैंपल उठाया जाता है 100 कस्टमर्स का और उनका मीन एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो मालूम किया जाता है, जो कि 3806 रुपीज़ है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इसका 710 रुपीज़ है। सो जब हम अल्फ़ा 0.10 के लेवल पे सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल करें और इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लें, तो हम ये देखते हैं कि क्या वाकई जो कंपनी क्लेम कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी, वो हमारे रियल जो सैंपल के डेटा है उससे मैच कर रही है या नहीं, या जो कंपनी का क्लेम है वो हमारे सैंपल के फाइंडिंग्स के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं। अब ये हमारा हाइपोथेसिस है। सो अगर हम डेटा को देखें तो टोटल सैंपल 100 है, मीन जो है हम उस कंपनी का उठा लेते हैं क्योंकि और हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 710 का है, जबकि हमने जो सैंपल लिया है उसकी वैल्यू x जो कि 3806 रुपीज़ है उससे हम कंसिडर करेंगे और अल्फ़ा वैल्यू तो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि 0.10 होगी। सो अब इसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप से गुजारते हैं। तो हमारे पास पहला स्टेप ये है कि हम स्टेट करते हैं नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि जो हमारी मीन वैल्यू है वो इक्वल टू 3675 रुपीज़। सो और इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन दें कि द ट्रू एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ पाकिस्तानी मेड मोटर बाइक्स इज़ इक्वल टू 3675 रुपीज़, ये हमारा नल हाइपोथेसिस होगा। जबकि रिसर्चर क्लेम करता है कि नहीं, ये इससे डिफरेंट है। ठीक है, तो रिसर्चर क्लेम करता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट इक्वल टू, ये साइन आप देखें
कि रिसर्चर क्लेम जब पहले बनता है, रिसर्चर क्लेम करता है कि ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि हमारे सैम्पल में ये नहीं था, जबकि नल हाइपोथेसिस पर अल्टरनेट के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है, तो इसमें जो साइन है वो इक्वल का इस्तेमाल हुआ है। सो हमने नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को स्टेट कर लिया। चूँकि ये टू टेल हाइपोथेसिस है तो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब 0.10 उठाते हैं तो हम इसको टू टेल में डिवाइड करते हैं, विच इज़ नाउ 0.05। अब हमारे पास नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हमने स्टेट कर लिए। अगर तो हमारे पास देखें ये नल हाइपोथेसिस इस तरीके का होता कि मीन वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3675 रुपीज़ होता, ठीक है, तो हम इसको वन साइडेड हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे ग्रेटर देन 3675 की बात की है, तो चूंकि यहाँ पे वन टेल हाइपोथेसिस होता तो हमारे पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता तो वो वही रहता, क्योंकि हम इसमें वन साइड ऑफ द मीन चेक करते, हम इसको दोनों साइड पे डिवाइड नहीं करते। तो इसको फिर हम अगले स्टेप में टेस्ट स्टेटिस्टिक्स के गुजारते हैं, और हमारे पास आपको पता है कि जी का फार्मूला है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा अंडर द रूट एन। तो जब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू हमने ऐड कर ली, उससे हमने मीन की वैल्यू माइनस कर ली, फिर 710 लिख के डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एन, जो हमारे पास 100 का था उसका अंडर रूट निकाला, तो हमारे पास ये आंसर आया। अब इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास जी कैलकुलेटेड 1.845 है। अच्छा, अब ये जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है ये हमारे पास टू टेल हाइपोथेसिस के हैं, और ये टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारे पास वन टेल हाइपोथेसिस का है। तो चलें जी, अब इसमें देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास सेम ही आंसर आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने अभी अल्फ़ा की वैल्यू पुट नहीं की, तो वैल्यू तो सेम ही आएगी। सो अब जब हम रिजेक्शन रीजन की बात करते हैं टू टेल हाइपोथेसिस में 0.05 सिग्निफिकेंट लेवल पे है, तो हम पहले कहते हैं कि हम H0 को रिजेक्ट करते हैं अगर हमारा Z कैलकुलेटेड Z टेबुलेटेड से ज़्यादा आएगा, या Z कैलकुलेटेड की वैल्यू Z टेबुलेटेड की वैल्यू से ज़्यादा आएगी। उसकी वजह ये है कि ये फिर रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगा, ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है इससे बियॉन्ड आएगा। तो आप ये याद रखें कि हम नल हाइपोथेसिस उस सूरत में रिजेक्ट करते हैं कि जब हमारे पास जी कैलकुलेटेड जो है वो जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होता है या रिजेक्शन रीजन है उसमें फॉल करे। जब H0 हमारे पास रिजेक्शन रीजन में आए तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। आपके पास पता है कि हमने जी कैलकुलेटेड जो मालूम किया था वो हमारे पास 1.96 और 1.96 इधर आया था। सो अब ये हमारे पास बुनियादी तौर पे ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब अगर हमारे पास ये H की वैल्यू इन एरिया में आए तो ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन कहलाता है, और इसमें आने की वजह से फिर हम H0 को रिजेक्ट कर लेते हैं। सो हमारे पास आपने देखा कि टू टेल हाइपोथेसिस में हमारे पास 0.05 की जब सिग्निफिकेंस लेवल होती है, और इसको हम टू टेल हाइपोथेसिस की वजह से 0.05 हमने ले लिया था, तो इसको हमने अल्फ़ा पे डिवाइड कर लिया, अल्फ़ा बाई 2 कर लिया, तो ये 0.025 है जी टेबुलेटेड। और इसमें हम जब जी टेबल में हमने 0.025 की वैल्यू देखी तो हमारे पास 0.475 जो है वो आई है। अच्छा जी, तो अगर आप देखें तो हमारे पास बुनियादी तौर पे क्रिटिकल जो वैल्यू है वो 1.96 है, जबकि हमारे पास जी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.845 है। अब आप ये देखें कि हमारे पास ये वैल्यू इस एरिया में फॉल कर रही है, ये हमारे पास ये जो क्रिटिकल रीजन है इसमें फॉल नहीं कर रही। और दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें, जो हमने अल्फ़ा वैल्यू 0.10 ली थी उसके बेस पे, तो हम वही बात करेंगे कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे अगर जी कैलकुलेटेड की वैल्यू जी टेबुलेटेड से ज़्यादा आती है। तो हम कहते हैं कि चूँकि हम जी टेबुलेटेड वैल्यू जो हमने ली थी वहाँ पे वो अल्फ़ा बाई 2 के हिसाब से हमारे पास, जब हम इसको वन साइडेड 0.5 से माइनस करते हैं तो अल्फ़ा बाई 2 हमारे पास ये 0.45 आता है, या इसके करस्पॉन्डेंस जी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.64 आती है।
तो ये हमारे पास 1.64 की जो स्पेस है, ये बुनियादी तौर पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, और इससे आगे अगर ये वैल्यू हमारे पास आ रही है तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। तो आप देखें कि z कैलकुलेटेड हमारे पास इस एरिया से आगे जा रही है, क्योंकि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 1.64, ये इस 1.845 से हमारे पास कम है। तो अब हम डिसीजन बनाते हैं, और डिसीजन में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन बना लेते हैं कि जैसे लास्ट एग्जांपल में टू टेल हाइपोथेसिस में हमारे पास जी कैलकुलेटेड 1.845 था, और ये हमारे पास जो जी टेबुलेटेड है माइनस साइड पे अगर हम देखें, और ग्रेटर जो प्लस साइड है उस पे हम देखें, तो इसके हिसाब से ये हमारे पास किस तरीके से आ रहा है वो आपने लास्ट स्लाइड में देखा। अब बिकॉज इट डज़ नॉट फॉल अंडर द क्रिटिकल रीजन, तो हम इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते तो हम लिखेंगे कि वी फेल टू रिजेक्ट, ठीक है, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो हमने दो साइड का लिया था। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतने एविडेंस नहीं है कि हम ये कंक्लूड सके कि एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो पाकिस्तानी मेड मोटर बाइक्स की है वो डिफरेंट है फ्रॉम 3675, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया था वो प्रूफ हो गया, और जो रिसर्चर का हाइपोथेसिस था कि नहीं ये डिफरेंट है, सैम्पल के बेस पे जब उन्होंने कहा था, तो वो चूंकि प्रूफ नहीं हुआ, इसलिए वी फेल टू रिजेक्ट। जबकि अगर वन टेल हाइपोथेसिस की हम बात कर लें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रेटर था जी टेबुलेटेड से, और चूंकि ये क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल कर रहा था तो हमने नल हाइपोथेसिस को 0.10 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमने रिजेक्ट कर लिया। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतने एविडेंस है कि ये पाकिस्तानी मोटर बाइक्स की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो इससे डिफरेंट है, और रिज़ल्ट्स जो है वो हमारे ये कंपनी के रिपोर्ट के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। सो अब सवाल ये उठता है कि प्रोबेबिलिटी या चांसेस क्या हैं एरर के किसी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, और ये भी कि हाउ डज एरर इफेक्ट द डिसीजन मेड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि ये किस तरह उस डिसीजन को इफ़ेक्ट करती है। सो इस विंडो को अगर आप देखें तो ये एक बहुत बेहतर तरीके से विंडो बनाई गई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो हमारे पास हम इसको इस तरह ले लें कि हमारे पास एच नॉट ट्रू था और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसको रिजेक्टिंग एरर कहते हैं। कि जैसे हमारे पास एच नॉट उधर ट्रू था जो हम टू टेल हाइपोथेसिस था, और वहाँ उसमें चूंकि हमने रिजेक्शन नहीं की थी, लेकिन फॉर सपोज अगर हम उसको रिजेक्ट कर लेते तो हमारे पास क्या होता, हमारे पास वो कहलाता टाइप 1 एरर। अगर एच नॉट ट्रू है और हमने उसको रिजेक्ट कर लिया तो वी आर कमिटिंग टाइप 1 एरर। अब नेक्स्ट को देखें कि हमारे पास अगर जो है वो एच नॉट फॉल्स है, गलत है, हमें उसको रिजेक्ट करना चाहिए, और हम उसको फेल टू रिजेक्ट कर लेते हैं कि वो जो मोटर बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो उस कंपनी के रिपोर्ट के हिसाब से नहीं थी, लेकिन स्टिल वी एक्सेप्ट दैट कि हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं और कंपनी के रिज़ल्ट्स हैं वो सेम है। सो इस तरीके से हमने उधर एग्जांपल में तो उसको सही सॉल्व किया है, लेकिन फॉर सपोज़ अगर वो एच नॉट फॉल्स था और यहाँ पे हम उसको फेल टू रिजेक्ट कर लेते और उसको एक्सेप्ट कर लेते, तो ये हम टाइप 2 एरर जो है वो कमिट कर रहे थे। तो ये तो हो गई दूसरी बात है। अच्छा जी, अब आते हैं नॉन सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट, कि जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस जो है वो इन रियलिटी ट्रू हो और हम उसको फेल टू रिजेक्ट कर लेते हैं, तो फिर हम नॉन सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट की बात करते हैं। मीन्स ये है कि वाकई में अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हम भी उसको बोलें कि हाँ ये ट्रू है, हम इसको फेल टू रिजेक्ट कहते हैं, मतलब ये है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है। और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंस रिज़ल्ट के बेस पे हम बात करते हैं कि
इन केस अगर तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है और हम उसको रिजेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ भी चूंकि हमने करेक्ट डिसीजन लिया है तो ये भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर का इस विंडो में बताया गया है। सो हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कुछ प्रोबेबिलिटीज़ होती है और इसके साथ फिर हम पावर ऑफ द टेस्ट के बारे में भी बात करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर या जो अल्फ़ा लेवल है या जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम क्या कहते हैं, तो ये वो रिस्क है जिसमें हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को व्हेन इन फैक्ट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, कि नल हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक है लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, ये वो रिस्क है। सो इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन वैल्यू प्रोबेबिलिटी की जो इस्तेमाल होती है वो 0.05 और 0.01, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और ये जो फिर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो उसमें फिर हम जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो वो 0.05 होता है, क्योंकि वो परसेंटेज में होता है और ये प्रोबेबिलिटी में होता है, तो इसीलिए वैल्यूज़ में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। और फिर 90% के साथ फिर हम 0.01 की प्रोबेबिलिटी लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर या जो बीटा एरर, ऊपर अल्फ़ा एरर था, मैंने उसको सिग्निफिकेंस का बोला था, सॉरी। सो जो टाइप 2 एरर है या जो बीटा एरर है, इट इज़ द रिस्क ऑफ नॉन रिजेक्टिंग H0 when in fact it is false, कि हमारे पास नल हाइपोथेसिस गलत है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि उसको रिजेक्ट नहीं करके एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी बताती है। अच्छा जी, अब पावर क्या है? पावर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, इसको हम पावर कहते हैं, या 1 माइनस बीटा, कि ये वो रिस्क है जिसमें हम रिजेक्ट करते हैं H0 को व्हेन इन फैक्ट H0 इज फॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा पावर है कि हमने एक सही डिसीजन लिया तो हमारा पावर इम्प्रूव हुआ। हमने जब टाइप 2 एरर को हटा दिया तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाती है वो हमारी पावर की वैल्यू शो कर रही है। तो चूंकि ये प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो इसलिए 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। तो अगर हम इसमें यूजुअली कॉमन वैल्यूज़ की बात करें तो ये हमारे पास 0.80 या 0.90 भी इस्तेमाल होता है, और ये जो है वो स्टेटिस्टिक्स में उस हाइपोथेसिस की पावर के बारे में बताता है। ये एक एग्जांपल है मीन एपीटीटी अमॉन्ग डीवीटी पेशेंट। तो डीवीटी पेशेंट के बारे में एक रिसर्चर अज्यूम करता है कि हमारे पास जो एपीटीटी है पॉपुलेशन का, उन पेशेंट्स में जो कि डायग्नोज हुए हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस के साथ, और वो अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 7 सेकंड का हो, तो एक रैंडम सैंपल उठाया गया है 30 हॉस्पिटलाइज पेशेंट का जिनको डीवीटी था और उनका मीन एपीटीटी 50 सेकंड्स का था। तो इन्होंने हमें बताया है कि आप ये टेस्ट कर लें जो रिसर्चर का क्लेम है बाय यूजिंग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो एक हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर एंड पावर ऑफ द टेस्ट को स्टेट करना है इस सिचुएशन में, कि इसमें जब हमारे पास मीन एपीटीटी डीवीटी पेशेंट का जो है वो 53 सेकंड से डिफरेंट हो। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, ये तो हमारा मेन क्वेश्चन है। सो हम मीन वैल्यू जो है ये हमारे पास मीन एपीटीटी ऑफ ऑल हॉस्पिटलाइज्ड डीवीटी पेशेंट, तो अब ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम हाइपोथेसिस मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास नल हाइपोथेसिस कहता है कि मीन जो वैल्यू है वो 53 है, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस या रिसर्चर हाइपोथेसिस कहता है कि नहीं, ये जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम 53 सेकेंड्स। तो अब हम जो है वो एरर हमारे पास कौन कौन से इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अप्लाई हो सकते या प्रोबेबिलिटीज़ उसकी हैं इन्वॉल्व हो सकते हैं। एरर 1 या टाइप 1 एरर जो है वो इस तरह इन्वॉल्व हो सकता है कि अगर हम H0 को रिजेक्ट कर लें और इन केस वो ट्रू हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो एपीटीटी है डीवीटी पेशेंट की, वो इन रियलिटी 53 सेकेंड हो और हम उसको
रिजेक्ट कर लें कि नहीं ये 53 सेकंड्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमें नल हाइपोथेसिस तो यही बता रहा था। और टाइप 2 एरर की जहाँ पे बात कर लें तो हम इसको अगर रिजेक्ट ना कर लें और अगर इन रियलिटी में 53 सेकंड से डिफरेंट था, अगर 53 सेकंड से डिफरेंट हो और हम बोलें कि हाँ ये ठीक कह रहा है, ये डिफरेंट ही है, तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया, जबकि नल हाइपोथेसिस इन रियलिटी गलत बात बता रहा था, तो ये हमने टाइप 2 एरर कमिट किया इस एग्जांपल में। अब देखें कि वही प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा समझते हैं कि ये वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें APTT वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो फ्रॉम 53 सेकेंड्स। अगर हम उसको क्लेम करें कि ये डिफरेंट है फ्रॉम 53 सेकेंड, जबकि इन रियलिटी वो 53 सेकेंड ही हो वो वैल्यू, तो ये प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर की, या जो अल्फ़ा या जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर या जो बीटा है, तो वो जब हम क्लेम करें कि मीन APTT वैल्यू जो है वो इक्वल टू 53 सेकेंड्स थी, जबकि इन रियलिटी वो डिफरेंट थी 53 सेकेंड से, और पावर की हम जब टाइप 2 एरर को 1 से माइनस कर लेते हैं, तो वो हमें एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एबिलिटी ऑफ अवॉइडिंग टू डिसाइड, ठीक है, that the mean APTT of the patient is equal to 53 सेकेंड when in fact it's different from 53 सेकेंड। तो यह हम उसकी जो है वो बीटा की जो प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर लेते, तो हमारे पास पावर की वैल्यू आ जाती है। अगर तो हमारे पास एक टेस्ट है हाइपोथेसिस का वो नॉन सिग्निफिकेंट हो, तो हमारे पास ये है कि फिर हम हाइपोथेसिस को 0.05 या जो हमारे पास p वैल्यू होती है उसके बेस पे डिसाइड करते हैं। सो इफ़ द कंक्लूजन ऑफ अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस इज फेलिंग टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस और इन नॉन सिग्निफिकेंस, मतलब यह है कि जो हमारे पास उस हाइपोथेसिस टेस्टिंग की p वैल्यू हमारे अल्फ़ा वैल्यू से यानी हमारे सिग्निफिकेंस वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, तो इट मीन्स कि वो तो नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। सो इसका मतलब क्या है, जब नॉन सिग्निफिकेंस हो तो इसका मतलब यह है कि इट्स नॉट इज़ ट्रू है, और इसमें जो रिसर्चर क्लेम कर रहा है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं। दूसरा यह है कि या तो फिर अगर हमने सही डिसीजन नहीं लिया तो हमने टाइप 2 एरर कमिट किया है। और टाइप 2 एरर का जो रीज़न है इसमें हमारे पास या तो बहुत छोटा सैम्पल साइज़ है, या फिर हाई वेरिएशन है ऑब्जर्वेशन में, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से, या फिर हमारे पास इनअप्रोप्रिएट टेस्ट इस्तेमाल किया गया है। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन है, और आप देखें कि अगर इसमें हम सैम्पल साइज़ n जो 100 है उसको 900 ले लें, तो इसमें आप देखें कि जब हम इसको स्टेट कर लेते हैं, वही वाली हमारे पास हाइपोथेसिस स्टेटमेंट और इसके साथ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर ली, तो हमने यहाँ पे देखे कि अब टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में इस 100 की जगह ये जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ये 900 इस्तेमाल किया। तो जब हमने ये इस्तेमाल किया तो आप देखें कि फ़र्क क्या पड़ रहा है। तो हम रिजेक्शन रीजन के वही रूल को डिफ़ाइन कर लेते हैं, हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है तो देखें कि एक में हमारे पास रिजेक्शन रीजन में बहुत आगे चला गया है, ये हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू है उससे काफ़ी आगे, ये क्रिटिकल वैल्यू है और ये उससे काफ़ी आगे जो है वो फॉल कर रहा है, जबकि ये जो है ये वही पुराना वाला रिज़ल्ट है क्योंकि वही पुराना सैम्पल साइज इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें आप देखें कि इसमें हम फिर यही डिसाइड करते हैं कि हमने इधर तो इसको फेल टू रिजेक्ट कर दिया, वही पुराना वाला जो एग्जांपल हमने इनिशियल स्लाइड्स में किया था, और हम इसमें 5% लेवल ऑफ उस पर रिजेक्ट कर लेते हैं। तो ये फिर फ़र्क आ जाता है कि हमारे पास सैम्पल साइज़ जब बढ़ जाता है तो उसमें हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू बहुत चेंज हो जाती है। सो आज का लेक्चर इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।